मीडिया के बंधुओं का स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री प्रतुल सहदेव जी आज आप सबको संबोधित करने के लिए मंच पर विराजमान हैं। मैं उनका इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि आप सबके बीच अपनी बातों को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। अभी पिछले 24 घंटे का जो घटनाक्रम हुआ उसने बहुत सारी चीज़ें को झारखंड में एक्सपोज कर दिया। सर्वप्रथम पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कहते थे मेरा इस ज़मीन से कोई कनेक्शन नहीं है। ईडी के चार्जशीट के बाद तो कोई इस पे डाउट ही नहीं रहा। और दूसरी बात, जो जिस तरीके से रिकॉर्ड रूम में चोरी हुई, खतियान के कई खतियानों की चोरी होने की बातें हुई जहां पुलिस का फोर्स था, उसके बाद स्थितियां स्पष्ट हो गई हैं। कहते हैं ना, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। तो यहाँ एक क्राइम जो हुआ है, वो एक क्राइम के अलावा भी बहुत सारे क्राइम हुए हैं, उनको छिपाने के लिए क्राइम फिर क्राइम फिर क्राइम, ये लगातार होता जा रहा है। जो कल हुआ रिकॉर्ड रूम में जिस तरीके से खतियान और दस्तावेजों और जो भी रजिस्टर 252 की बड़ी संख्या में चोरी हुई, ये अपने आप मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 पर बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। हम मानते हैं कि ये पूरे चीज़ों को छिपाने की कोशिश की जा रही है, कवर अप ऑपरेशन चल रहा है। और आज मैंने एक पुलिस के जूनियर ऑफिसर का बयान देखा कि सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहा था। उस एरिया में, उस कैंपस में फोर्स की भी डिपुटेशन होती है, लेकिन वो फोर्स भी पता नहीं कहाँ थे और सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहा था। यानी जाहिर तौर पर अभी आप देखिए, ईडी बहुत बड़ा लैंड स्कैम को इन्वेस्टिगेट कर रही है। और हम तो मानते हैं जो पहला 8.5 एकड़ से ज़्यादा का जो संपत्ति था, जिसको अटैच किया था, जिसपे चार्जशीट हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल पर हैं, वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वो तो कहते हैं ना कि एकदम ऊंट के मुंह में जीरा वाली स्थिति है। अभी पूरा ऊंट का निकलना बाकी है। और उसके बाद इस तरीके से जहां सारे जमीन के दस्तावेज रहते हैं, उस रिकॉर्ड रूम से जो चोरी हुई है, कहीं ना कहीं चंपई सोरेन हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 को कटघरे में खड़ा करती है। सरकार क्यों शांत थी? सरकार के जो डिप्यूट किए गए पुलिस वाले थे वो कहाँ गायब थे? क्या ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था? हम तो क्वेश्चन जानना चाहते हैं इनके उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी से। हम मांग करते हैं कि राज्य की एजेंसियां का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, और ये जो रिकॉर्ड रूम में डकैती हुई है ना, हमसे चोरी नहीं डकैती कहते हैं, खतियान लूट कर ले गए, पता नहीं कितने सारे रिकॉर्ड लूट कर ले गए, पता नहीं कितने गरीबों के जमीनों को हड़पा होगा, यहाँ बड़े बड़े लोगों ने सबके रिकॉर्ड को लूट कर ले गए, पंजी 2 को लूट कर ले गए कि एविडेंस नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसकी अविलंब सीबीआई जांच हो और ईडी को भी इस केस को टेक ओवर करने की अनुशंसा राज्य सरकार करे, क्योंकि ईडी फिलहाल जमीन मामले में बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन जिस तरीके से सरकार का कवर अप ऑपरेशन चल रहा है, हम इसको कवर अप ऑपरेशन का हिस्सा मानते हैं कि ये चोरी कैसे हो गई साहब, डकैती कैसे हो गई शहर के बीचों बीच रिकॉर्ड रूम में। तो चंपई सोरेन जी से आग्रह है कि सीबीआई और ईडी जांच के अविलंब आदेश दें, और नहीं देंगे तो भाई 2+2 तो 4 ही होता है। अभी कल ईडी का चार्जशीट के बाद जो न्यायालय ने कॉग्निजेंस लिया, उसमें सारे जेएमएम के नेताओं के भी बयान आए, तरह तरह की बयान आए। देखिए, मैं मानता हूं कि ये जो ईडी का चार्जशीट है वो बहुत सारी चीज़ों को सिद्ध करता है। अब देखिए, इस केस की हम बात कर रहे हैं, ये ECIR केस नंबर 6/2023 है इन मैटर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, और इसके रिस्पोंडेंट नंबर 2 हेमंत सोरेन जी खुद हैं, जिस केस की मैं आपको चर्चा कर रहा हूं। इस केस में आप देखेंगे तो कुछ कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। अब आप देखें, इस केस में जो एक सिंडिकेट काम करता था, भानु प्रसाद जो अंचल का कर्मचारी था, उसके साथ कई अधिकारी मिले हुए थे, जिसमें सीओ तत्कालीन मनोज कुमार और तमाम लोग, छवि रंजन जी का भी उसमें नाम आया था। ये लोग मिलकर सिंडिकेट चलाते थे जमीन कब्जा करने का। और कहते ना, जिस जमीन के जांच की शुरुआत सेना के जमीन के लैंड पे इन्वेस्टिगेशन से हुई थी, उसके देखिए तार कहां कहां तक चले गए, ये आप भी मतलब इमेजिनेशन से ये परे है। और मैं एक आपको चलते चलते बता दूं कि ईडी जो भी करती है, रिकॉर्ड करती है स्टेटमेंट को,
उसको एक एडमिसिबल एज एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ है। ये मैं सेक्शन भी आपको दिखा दे रहा हूं, जबकि एक पुलिस ऑफिसर जो सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी में कहता है वो चैलेंज भी हो सकता है। ये 164 के तहत बयान माना जाता है ईडी के कोर्ट में। जो लोग गवाही देते, ईडी के कोर्ट में नहीं, माफ कीजिएगा, ईडी के सामने उनको लॉ ऑफिसर्स की तरह ट्रीट किया जाता है। तो हम लौटते हैं वापस जिस तरीके से आए और चैट्स आए। चैट में इनका कहना था कि इस जमीन से इनका कुछ लेना देना नहीं, पर एक एजेंट विनोद भी एक किरदार था इस पूरे केस में, जो जिसके चैट हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से वो सारा ट्रांसफर पोस्टिंग कराता था, डीसी का, एसपी का, तमाम तरह की चीजें होती थी। और ये तो हम लोगों ने सिद्ध भी किया था कि जिन जिन लोगों की इसने पैरवी की थी उनका ट्रांसफर भी हो गया था। ये भी आपको अच्छे से जानकारी में है कि जो एक नक्शा विनोद और हेमंत जी के मोबाइल के बीच ऑफिशियल चैट था, हेमंत जी का मोबाइल नंबर मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, हालांकि ईडी के चार्जशीट में यहां है, और ना मैं विनोद का कर रहा हूं, लेकिन ईडी के चार्जशीट का हिस्सा है कि उसमें इस नक्शे का आदान प्रदान हुआ था। यानी ये नक्शा था और इस नक्शे का इलाका जो बताया गया था वो लालू खटाल का एरिया बताया गया था, बड़गाई बरियातू में। और उस पूरे इलाके में इतनी बड़ी जो ज़मीन बनाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है, इतना बड़ा जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए है वो कोई दूसरी जगह नहीं थी। तो आप इसे सोच सकते हैं कि किस तरीके से इनके तार साफ साफ एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब आते हैं कि किस तरीके से जो ईडी के ऑफिसर्स थे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अपना जो कराया, उसमें बैजनाथ मुंडा और श्यामल पाहन थे, जो उस जगह 14-15 वर्षों से अंचल कर्मचारी थे, भानु प्रताप। वो उसकी आप साफ देख सकते हैं कि इसी जमीन का भौतिक सत्यापन हुआ था। और ये भौतिक सत्यापन उन्होंने किसके आधार पे कहा था? तो जो सीओ मनोज कुमार है, मनोज प्रसाद है शायद उनका, जो सीओ मनोज थे, उन्होंने बयान दिया कि जो उदय शंकर हैं, अभिषेक कुमार पिंटू जी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, अभिषेक पिंटू आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री के वो प्रेस सलाहकार थे, उन्होंने कहा कि उनके आदेश पर यह हुआ। और यही बात नहीं रुकती, अभिषेक पिंटू जी ने भी अपने बयान में कहा कि हेमंत सोरेन जी के कहने पर यह भौतिक सत्यापन का आदेश कराने के लिए उन्होंने उदय शंकर को कहा था। उदय शंकर ने सीओ को कहा, सीओ ने भानु प्रताप को कहा। उसके बाद जो भौतिक सत्यापन हुआ, जिसकी मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई, तो ये तो तार सीधे तौर से सीएमओ से जुड़े हुए हैं। और अब आप इसके बाद देखें कि किस तरीके से ये फाइल जो सीज हुई, जो रेड हुई थी, ये जब फाइल सीज हुई तो किस तरीके से लोग ना कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, तो क्राइम करते समय उनको एहसास नहीं होता कि कानून के कभी लंबे हाथ उन तक पहुंच सकते। में क्या लिखा हुआ था? बड़गाई का फाइल, सीएम बड़गाई भुइंहरी, और ये पूरा मोटा पुलिंदा था जो हेमंत सोरेन जी को जमीन ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही थी। और ये देखेंगे, ये पूरा उसका भौतिक सत्यापन है। उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी आप कोना में देखेंगे कि वहां पे सीएम बड़गाई भुइंहरी ये साफ लिखा हुआ है। और ये तीसरा नोट है जिसमें उन्होंने कागज में लिख कर रखा है सीएमओ भुइंहरी। यानी जो कागज में जितने चीजें आई हैं अभी तक, मैंने आपको जो भी दस्तावेज के आधार पर दिखाया, उससे ये साफ हो गया कि ये जो सारा चीज था ये मुख्यमंत्री जी से डायरेक्टली रिलेटेड था। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट और है कि ये कहते हैं एसएआर कोर्ट की पहले बात कर लेते हैं। एसएआर कोर्ट अमूमन हम भी जानते हैं कि वर्षों लगा देती है किसी जमीन के रिस्टोरेशन में, वर्षों तक मामला चलता है। लेकिन 9 जनवरी 2024 को जो मामला टेकअप हुआ, फाइल भले ही पहले हुआ हो, लेकिन 9 जनवरी 2024 को यह मामला टेकअप हुआ। साहब, बिजली की स्पीड से 29 जनवरी 2024 को, जिस दिन मुख्यमंत्री जी के घर में ईडी का वो दबिश हुआ था और ये तमाम चीजें हुई थी, ये रिस्टोरेशन का ऑर्डर आ गया। एसएआर कोर्ट का आज तक के अपने इतिहास में 20 दिन में किसी केस के डिस्पोजल करने का रिकॉर्ड ही नहीं रहा। तो यह सब किसके इशारे पे हो रहा था? और एक ये चीज हमेशा कहते हैं कि साहब हेमंत जी का नाम कहाँ है? तो जो इनके कर्मचारी हैं, जो अभी भानु प्रसाद अंचल बड़गाई के कर्मचारी थे, उनके पास से एक पेपर सीज हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है, ये देखिएगा। इसके शुरुआत में अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसे बड़ा करके आपको दिखा रहा हूं, तो यहां देखिए ये रैयत का नाम है। ये रैयत का नाम पंजी 2 में इन्होंने खाली छोड़ दिया था।
यानी रैयत का नाम भरने की तैयारी थी और इन्होंने कहा हेमंत सोरेन का नाम भरना था। ये सारा ईडी के चार्जशीट में है, ये ब्लैंक छोड़ा हुआ था। ऐसा अमूमन आप कभी देखेंगे नहीं। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ इस तरह की चीज़ें लंबे समय से हो रही थी। तो जिस तरीके से ये कहते हैं कि ये बेनामी ज़मीन से मेरा कोई लेना देना नहीं, साहब इनके ही करीबियों ने बता दिया, इनके ही अधिकारियों ने बता दिया कि ये जो ज़मीन है ये डायरेक्टली हेमंत सोरेन जी से लिंक्ड है। और हमने तो आपको दिखा भी दिया कि किस तरीके से इसमें करने की कोशिश थी। अब आप देखें कि आनन फानन में इस ज़मीन को लौटाने की भी तैयारी हो गई और लौटा भी दिया गया। अब देखिए, कहते हैं ना कि ये कहते हैं कि नहीं, उस जमीन पर एक राजकुमार पाहन किरदार है जिनका वीडियो अक्सर जेएमएम दिखाती है। राजकुमार पाहन कोई दूध के दूल्हे नहीं है, ईडी के केस में वो एक अभियुक्त हैं, आरोपी हैं। उनके बारे में कहा, उन्होंने कहा कि जमीन मेरे कब्जे में थी। देखिए, जबकि संतोष मुंडा जो है ना, संतोष मुंडा के जो बच्चे हैं रोहित मुंडा और खुशबू मुंडा, उन्होंने एक बार सैमसंग टीवी खरीदा और एक बार एलईडी सैमसंग एक टीवी खरीदा और एक रेफ्रिजरेटर खरीदा। और उसके दो इनवॉइसेस मैं आपको दिखा रहा हूं जो ईडी की चार्जशीट पे है। एक इनवॉइस 2017 का है, दूसरा इनवॉइस 2022 का है। और आपको जानकर हैरत होगी, दोनों में पता जो है वो उसी बड़गाई की भूमिका है। यानी राजकुमार पाहन गलत बोल रहे थे कि ये जमीन उनके कब्जे में है। ये जमीन पर तो संतोष मुंडा रह रहे थे जिनके बच्चों ने ये फ्रिज और टीवी खरीदा था और एड्रेस भी उसी जगह का दिया था। तो ये सारी चीजें हैं जिस तरीके से अब तो पूरे तरीके से ये एक्सपोज्ड हो गए हैं। राजकुमार पाहन को जमीन पर कब्जा नहीं था, संतोष मुंडा जो थे उनका कब्जा था। वो कब्जा भी नहीं थे, वो केयर टेकर थे हेमंत जी की इस बेनामी संपत्ति के। और मैंने तो आपको रसीद का वो हिस्सा भी दिखा दिया कि जिस तरीके से उसमें एक हिस्सा बचा हुआ था कि उसको ट्रांसफर करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। BMW गाड़ी को लेकर भी तरह तरह की बातें हुई। ऑन कैमरा ईडी के सामने मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं 28 जनवरी 2024 की रात को अपने निवास से अपने ब्लू रंग की BMW गाड़ी से निकल गया। अपने ब्लू रंग की BMW गाड़ी के बाद तो अब आप ये सोच सकते हैं कि वो खुद स्वीकार रहे हैं अपने ब्लू रंग की BMW गाड़ी। और उसके उनके प्रवक्ता क्या कहते थे, खुद मुख्यमंत्री ने कहा, अरे साहब हमें पता ही नहीं ये गाड़ी किसकी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ईडी के सामने कैमरे पे स्वीकार किया कि 28 जनवरी की रात को वो निकल गए थे अपनी BMW गाड़ी में बैठकर। उसके बाद ईडी की चार्जशीट में एक हिस्से में यह भी है कि जो इन्होंने शोरूम जाकर, मुख्यमंत्री कोई प्रदेश का जाता है तो सब लोग उसको पहचानते ही हैं, तो शोरूम वाले भी बड़े खुश थे कि ये BMW को सेलेक्ट कर रहा है। तो सब लोगों ने पहचाना और बताया भी कि गाड़ी को पसंद करने खुद मुख्यमंत्री आए थे। तो अब आप सोच सकते हैं कि ईडी की चार्जशीट के बाद अब तो कोई शक और शिकवा की गुंजाइश ही नहीं होती। पूरे तरीके से हेमंत सोरेन जी की ये बेनामी संपत्ति थी, ये एक्सपोज्ड है। और ये पुलिस का चार्जशीट नहीं है साहब, ये प्रारंभिक चार्जशीट है ईडी का। इसके बाद भी संभवतः वो चार्जशीट करेंगे। लेकिन एक बड़ी घटना जो आज हुई है कि ईडी की चार्जशीट के साथ साथ रिकॉर्ड रूम में डाका डाला गया। अब दोनों के तार जुटते हैं, एक तरफ ईडी चार्जशीट में सारे दस्तावेजों को दिखा रही है, दूसरी तरफ रिकॉर्ड रूम में पुलिस पहरे के बावजूद, सीसीटीवी कैमरा लगा होने के बावजूद सीसीटीवी खराब हो जाता है, पुलिस गायब हो जाती है और डाका पड़ता है, खतियान को लूटा जाता है, रजिस्टर 2 को लूटा जाता है। यानी ये अपराध को छिपाने के लिए अभी भी अपराध हो रहा है। हेमंत जी के इस मुद्दे पर खास करके हम लोगों ने आपको सारे तथ्यों से अवगत कराया। हम मुख्यमंत्री जी माननीय चंपाई सोरेन जी से फिर आग्रह करते हैं कि साहब आपकी सरकार आज कटघरे में है। अगर आप लोगों ने सीबीआई या ईडी के जांच का इस पूरे चोरी में आदेश नहीं दिया तो कहीं ना कहीं दिखेगा कि राज्य सरकार इस घटना को लेकर कोई बहुत आक्रामक नहीं है। रिकॉर्ड रूम में डाका और कितने गरीबों को लूटने देंगे जी। और चार्जशीट थी देखिए। और एक चीज और समझें, ये मैटर सब जुडिस नहीं है जो बार बार कहते हैं ना सब जुडिस। ईडी ने चार्जशीट दिया, चार्जशीट के बाद कॉग्निजेंस हो गया, यानी प्रथम दृष्टया कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट को सही माना और उसको कॉग्निजेंस लिया। ये कोर्ट का विशेषाधिकार होता है कि वो किसी के क्लोजर रिपोर्ट को या चार्जशीट को रिफ्यूज कर दे। आपको याद होगा बंधु तिर्की जी के केस में
एजेंसी ने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया था कि हमें साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन कोर्ट ने कहा 6 लाख से ज्यादा का डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का इनकम है, इसलिए उस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई, सजा भी हुई। तो ये कोर्ट के भीतर का मामला, अब जब गवाही होगी तो वो मैटर सब जुडिस होगा, ये मैटर सब जुडिस बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद। हो गया।